लेक्चर नंबर 15 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। हाँ, पास पेपर के चले वो डिस्कस करते हैं अभी। मीनवाइल उससे पहले अगर आपका कोई कंसेप्ट से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। जी जी, ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस की एग्जांपल। असल में हम ये देखना चाहते होते हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं क्लाइंट का पेरोल वाले एरिया के ऊपर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो इंटरनल कंट्रोल को हम फिर ऑब्जर्व करते हैं। कौन सा इंटरनल कंट्रोल ऑब्जर्व करते हैं? जिस दिन महीने का आखिरी दिन होता है ना, जिस दिन पेरोल डिस्ट्रीब्यूट होती है, हम पेरोल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और देखते हैं जो बंदा पेरोल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो पेरोल डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एम्प्लॉइज को पेरोल पैसे देने से पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करता है कि ये जेन्युइन एम्प्लॉइज ही है, ठीक है, और फिर उसके साइन लेता है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इस बात का सबूत हो कि पैसे उसी बंदे ने रिसीव किए हैं, उसकी बजाय किसी दूसरे पर्सन ने रिसीव नहीं कर लिए। ये जब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस सही हो रही है, उससे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कंफर्म हो रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कंट्रोल स्ट्रांग है, ठीक है। तो पेरोल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एम्प्लॉइज की आइडेंटिफिकेशन और उसके साइन एक्नॉलेजमेंट वगैरह ली जा रही है कि नहीं। नॉर्मली जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो क्लाइंट का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि वो कंट्रोल्स कैसे हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन दोनों हमारे बहुत अच्छे तरीके प्रोसीजर होते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी, क्या ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताता है कि मैंने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं अभी आपको सिर्फ अभी तक के जितना नॉलेज है हमारा उसके मुताबिक दूंगा। हमारा जो शेयर होल्डर होता है ना, शेयर होल्डर जिस तरह आपके वालिदैन है, उन्हें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि आपने इम्तिहान की तैयारी के लिए कितने क्वेश्चंस किए, कहां से पढ़ा, रोज कितने घंटे पढ़ते रहे, किस बुक को कंसल्ट किया वगैरह वगैरह। उन्हें सिर्फ एक चीज से गर्ज है, आपका रिजल्ट क्या है, पास के फेल। उसी तरह जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें इस चीज से गर्ज नहीं है कि ऑडिटर ने प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म किए, उन्हें सिर्फ एक चीज से गर्ज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि इनमें गड़बड़ है। इसीलिए नॉर्मली, लफ्ज नोट किया मैं, नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट में हम प्रोसीजर्स का जिक्र नहीं करते, सिर्फ कंक्लूजन बताते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत। इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमने क्या एविडेंस कलेक्ट किया, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, रिपोर्ट में इनका जिक्र नहीं होता। इसका मतलब है 5 एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट में जो 4th एलिमेंट है ना, एविडेंस, ये सारे का सारा ऑडिटर के पास रह जाता है, उसकी फर्म में मौजूद होता है, ये दूसरे लोगों को नहीं दिखाया जाता। और जो रिटर्न 5th एलिमेंट रिपोर्ट है, ये बाकी की दुनिया को इशू की जाती है, ठीक है। तो एविडेंस का जिक्र हम रिपोर्ट में नहीं करते, जो प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं नॉर्मली इनका जिक्र रिपोर्ट में नहीं किया जाता, ठीक है जी। सेक्शन में लिखा हुआ है फिजिकल एग्जामिनेशन ओपन। अबे तसल्ली हो गई, क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। फिजिकल एग्जामिनेशन ओपन है सर। हाँ जी, सेक्शन में लिखा है, तो सर अगर हम जाके सर को देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आता है। प्रोसीजर में लिखा हुआ है इंस्पेक्शन में फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट। उनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाते हैं, वहां हमें कोई मशीनरी नजर आई है, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं हो जाएगा? देखें, अगर तो आप सिर्फ ये एसी है फॉर एग्जांपल, ये दूर से देखते हैं ऐसी है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये चल रहा है। लेकिन अगर आप जाके हाथ लगा के देखते हैं वाकई है, कोई तस्वीर तो नहीं लगाई हुई या डमी तो नहीं है, ये फिर इंस्पेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में याद रखें, हम क्लाइंट की किसी चीज को हाथ नहीं लगाते, सिर्फ देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इंस्पेक्शन में हम हाथ लगा के देखते हैं, भाई क्या डॉक्यूमेंट कौन से बना रहे हो, दिखाओ तो सही, ये एसेट कौन सा है जरा गिने हम, ये डब्बा खोल के दिखाएं, डब्बे के अंदर क्या इन्वेंट्री है क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन जो है ऑब्जर्वेशन से 2 हाथ आगे है, इसमें हम जाके टेंजिबल गुड्स को टेंजिबल तरीके से चेक करते हैं, छू के। जी बिल्कुल। करोबरेटिव एविडेंस क्या होता है? ये एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जनरल टर्म है। करोबरेटिव एविडेंस क्या होता है? करोबरेटिव का मतलब है कंफर्मिंग एविडेंस, जो किसी स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा हो, ठीक है, किसी स्टेटमेंट को कंफर्म कर। फर्ज कीजिए मैंने एक दिन छुट्टी की, अगले दिन आया, आपने पूछा सर छुट्टी क्यों की, मैं कहा यार मेरी तबीयत खराब थी। ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरी स्टेटमेंट अजर्शन, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी। आप कहें नहीं सर हमें करोबरेटिव एविडेंस दिखाइए, हमें ऐसा एविडेंस जो आपकी स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा हो, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। नहीं, अगर छोड़े सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर है, हाँ
वो एक क्लास में स्टूडेंट कहने लगा सर अगर दम दरूद करवाया हो तो उसका क्या एविडेंस होगा उसको तो हाँ जी, तो ये कॉरोबरेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? कॉरोबरेटिव एविडेंस जो आपकी किसी भी स्टेटमेंट को कंफर्म कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। क्लाइंट हमें देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए जो भी एविडेंस ऑब्टेन करेंगे वो कॉरोबरेटिव एविडेंस है। वाउचर्स, उसके कंफर्मेशन, जो भी एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। यूं समझ लीजिए हमारा सारा एविडेंस कॉरोबरेटिव एविडेंस होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉरोबरेट या कंफर्म कर रहा होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? अच्छा चलिए, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैंने क्लास में कभी एक टर्म यूज की है रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स। अच्छा, कभी ये टर्म यूज की है अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अच्छा, कभी ये टर्म यूज की है एडिशनल प्रोसीजर्स। एडिशनल प्रोसीजर, रिक्वायर्ड प्रोसीजर कौन से होते हैं? जो ये सर मैं मुख्तलिफ जगह पे टर्म्स आई, वैसे इनमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन करिए। रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा आपने लाजमी परफॉर्म करना है, लेकिन जब हम रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई प्रोसीजर किसी सिचुएशन में नॉट एप्लीकेबल हो जाता है, प्रैक्टिकेबल नहीं होता परफॉर्म करना। तो जहां पे कोई रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करना प्रैक्टिकेबल ना, वहां पे क्या करते हैं फिर? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया फिर भी हमारी तसल्ली नहीं हुई। क्यों तसल्ली नहीं हुई? क्योंकि रिस्क ज्यादा था। क्यों तसल्ली नहीं? अब मुझे ये बताइए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? अगर मैंने रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया और मेरी तसल्ली नहीं हुई, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? बस कर दो कि मजीद काम करो, मजीद काम। अब मजीद काम मैंने क्या करना है ये मेरी जजमेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने रिक्वायर्ड बताना था, बता दिया। कभी कभार ऐसे होता है। तो इस सूरत में मैं जो प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा ना, उन्हें अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स नहीं कहेंगे, उन्हें एडिशनल प्रोसीजर कहेंगे। शाबाश, ठीक है। तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर और एडिशनल प्रोसीजर में फर्क है। एडिशनल प्रोसीजर, अल्टरनेटिव का मतलब है आपने ओरिजिनली परफॉर्म नहीं किया। अल्टरनेटिव का मतलब ये है ओरिजिनल की जगह पे परफॉर्म किया। एडिशनल का मतलब क्या है? ओरिजिनल परफॉर्म किया लेकिन अभी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला उससे, आपने मजीद कोई और भी प्रोसीजर परफॉर्म किया, वो एडिशनल कहलाता है। और कोई क्वेश्चन? इंक्वायरी का 2 बताइए कि कौन सा पॉइंट है 2? इंक्वायरी अलोन, वो कह रहा है आप सिर्फ 7 प्रोसीजर है ना हमारे, मेरा भाई प्रोसीजर तो बताए। अगर भाई ने 7 प्रोसीजर बता दिए बगैर ज्यादा ब्रेक लिए, 50 रुपए ना बता। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, हिम्मत करें। एनालिटिकल प्रोसीजर, शाबाश। एक एक्सटर्नल क्या? एक्सटर्नल प्रोसीजर क्या? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, शाबाश, बिल्कुल, ये 7 प्रोसीजर। अब सुने। अच्छा, अब नहीं जबरदस्त भाई, 6 बता दिए थोड़े हैं, पास होने के लिए 4 भी काफी है। जब इन्होंने 4 बता दिया तब मैंने डिसीजन कर लिया, ठीक है, इनका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट जजमेंट है ना मेरी, कंक्लूसिव एविडेंस थोड़ा ही लेना है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ा रीजनेबल मिल गई। अच्छा सुने, वो कह रहे हैं आपने सिर्फ इंक्वायरी लोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, सिर्फ इंक्वायरी करके सारे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना, सॉरी इंक्वायरी से ही सारा एविडेंस नहीं लेना। असल में आगे चल के हम सीखेंगे, अभी तो आपको 7 प्रोसीजर बताया ना, आगे चल के वो ये कहता है आपकी मर्जी है, चाहे किसी ऑडिट पे 7 के 7 प्रोसीजर परफॉर्म करें, चाहे इनमें से कोई 6 या 5, आपकी जजमेंट है, जजमेंट। लेकिन कहता है ये काम नहीं करना, क्या भला, कि सिर्फ एक ही इंक्वायरी ही प्रोसीजर परफॉर्म करके आप कहें सारा ऑडिट कंप्लीट हो गया, सारा एविडेंस इंक्वायरी से। नहीं, इसके इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यानी सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ आपको दूसरे प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे लाजमी। वरना अगर इंक्वायरी ये लाइन ना लिखी होती तो फिर हमारा ऑडिट 1 मिनट में हो जाता। कैसे भला? हम सीएफओ से जाके इंक्वायरी करते, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती तो नहीं है मिस्टर, वो कहता है नहीं है, हम कहते हैं ऑडिट कंप्लीट। अगर इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होती, इसीलिए उसने कह दिया कि नहीं है, ताकि हम ये काम ना करें। ठीक है, इसका मतलब हमेशा हमें इंक्वायरी के साथ कोई ना कोई कॉरोबरेटिव एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, मजीद एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा उस इंक्वायरी को, उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए। शाबाश, ठीक है जी। अच्छा, क्या आई कैप हम ऑडिटर्स की चेकिंग करता है? यस करता है। इस आई कैप जब चेकिंग करता है ना, इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। हाँ, क्वालिटी क्या कहते हैं? QCR, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू।
एक आर्टिकल था अकाउंटेंट पाकिस्तान आईकैप का, उसमें उसने एक टर्म यूज की थी कि ये होता है ऑडिटर्स का ऑडिट, ऑडिट ऑफ ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या है, ऑडिट ऑफ ऑडिटर्स। तो आईकैप बिल्कुल चेकिंग करता है। अच्छा, इस चेकिंग करने में आईकैप क्या देखता है, वो ये भी देखता है कि हमारी रिपोर्ट ठीक थी कि नहीं, और ये भी देखता है कि हमने सारे प्रोसीजर जो रिक्वायर्ड थे परफॉर्म किए कि नहीं किए। और इसमें बड़ी दबैंग, मतलब जब आईकैप की टीम आती है एक तरफ से फर्म की टीम होती है, आईकैप कहते हैं ये काम क्यों नहीं किया, फर्म वाले कहते हैं ये काम नहीं करना था यहाँ, वो बड़ी, हाँ बड़ा मजा आता है सुनने में स्टोरीज। लेकिन वो तब होगा जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे, ठीक है, नहीं चाय शाय से बात नहीं बनती है। चलिए और कोई क्वेश्चन, क्लियर हो गया ये। तो आईकैप हमारे प्रोसीजर, जो हमने प्रोसीजर चेक करता है, जब आईकैप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा होता है ना, तो वो ये चेक करता है कि हमने रिपोर्ट ठीक दी है, ये भी चेक करता है, और हमने प्रोसीजर सारे जो रिक्वायर्ड थे परफॉर्म किया कि नहीं, ये भी देखता है आईकैप। क्या हम प्रोसीजर नोट, शाबाश, क्या हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो नोट कर रहे होते हैं। भाई ये ऑडिट प्रोसीजर है, आपकी होम असाइनमेंट नहीं है जो आप अगले दिन आके कहते थे सर कर लिया है, कहां से, ज़बानी कलामी सर पढ़ लिया था। हमारे प्रोफेशन में एक रूल होता है, समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन, कि जो चीज आपने रिटर्न फॉर्म में नहीं ना लिखे तो इसका मतलब क्या है, कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन हम भी बड़े चालाक हैं, हमने इसका वैसे तो इसका तर्जुमा यही बनता है ना कि जो भी काम करो उसको डॉक्यूमेंट करो, लेकिन हमने इसका तर्जुमा पता क्या निकाला था फॉर्म में, भाई काम करो या ना करो डॉक्यूमेंट जरूर कर दो, डॉक्यूमेंट जरूर कर दो, ठीक है। तो समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। हाँ जी, समथिंग डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग डन, बिल्कुल ये बताओ जी। और कोई क्वेश्चन, टाइम लिमिटेशन ऑब्जर्वेशन में लिमिट दी हुई है, तो ये इंक्वायरी और इंस्पेक्शन में भी तो हो सकती है, और भी सब में हो सकती है टाइम लिमिटेशन। नहीं, ऑब्जर्वेशन में इसलिए उसने नहीं, इंस्पेक्शन में नहीं हो। असल में आगे चल के हम ना कंट्रोल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आप जब क्लाइंट पे जाएंगे ना कंट्रोल्स को ऑब्जर्व करने के लिए कि इसके कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, आपके पास दो ऑप्शन होंगी। पहली ऑप्शन, या तो आप ऑब्जर्व कर लें हाँ भी क्लाइंट के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और दूसरी ऑप्शन, आप पिछले महीनों की जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंट्रोल के नतीजे में बनी है उनमें से सैंपल सेलेक्ट करके उनको चेक करें। उस वक्त फिर हमें ये दोनों काम करने पड़ते हैं। उस वक्त हम ये कहते हैं कि आप ऑब्जर्व भी करें और आप पिछले महीनों के डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट करें। तो स्टूडेंट पूछता है क्यों सर दोनों काम क्यों करवा रहे हैं, इसलिए कि ऑब्जर्वेशन हमें एविडेंस दे रहा है कि काम, लेकिन वो इस वक्त का ऑन द स्पॉट का हो सकता है, पास्ट में पता नहीं चलता है, तो पास्ट का फिर एविडेंस कैसे मिलता है, वो डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो इसीलिए हम नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से भी एविडेंस लेते हैं और इंस्पेक्शन से भी एविडेंस लेते हैं। चलिए जी। अगर क्वेश्चन में हमें ये बताया गया हो कि इमटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और वो एक ऑडिटर ने डिटेक्ट नहीं की और बाद में उसके खिलाफ हो, तो हम उसके आंसर में ये लिखेंगे कि उसने रीजनेबल एश्योरेंस देनी होती है फिर, या ये लिखेंगे कि ये तो इमटेरियल थी और ये स्टैंडर्ड नहीं है, दोनों में से कौन सा। सुन लीजिए, शाबाश। अच्छा, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा सर अगर फर्ज कीजिए जी, अच्छा टेस्ट में आया था, अच्छा चलें ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में उसने कहा है कि इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है, हमने आइडेंटिफाई नहीं की, तो हम उसको डिफेंड करते हुए क्या आर्गुमेंट देंगे? क्या हम ये आर्गुमेंट देंगे कि ये इमटेरियल थे, या हम रीजनेबल एश्योरेंस और इनहेरेंट लिमिटेशन की तरफ बात लेके जाएंगे? ये तो कंफर्म है कि इमटेरियल को तो जरूर मेंशन करना है, इमटेरियल है तो इमटेरियल तो कंफर्म, और प्रैक्टिकली इसके बाद बात खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकली अब आपने सिर्फ इमटेरियल साबित कर दिया ना, तो आपने ये बात करने की जरूरत है कि हम तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, उसके तो लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन, प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली हम इनहेरेंट लिमिटेशन, रीजनेबल एश्योरेंस की तरफ तब जाते हैं जब मटेरियल हो, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस के साथ आपने आगे लिखा होगा मटेरियल का वर्ड यूज होता है। लेकिन एग्जाम में अगर आपने मटेरियलिटी के ऊपर कमेंट कर दिया कि इमटेरियल, कैलकुलेशन करके शो करवा दी अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपने रुक के सोचना है कि मार्क्स के लिहाज से आंसर सफिशिएंट हो गया कि नहीं। अगर नहीं 3 मार्क्स, अब मैं इस वक्त डिस्कस नहीं कर, अगर नहीं हुआ तो फिर आपने उसके इनहेरेंट लिमिटेशंस पे भी डिस्कशन करनी होगी, लेकिन क्वेश्चन के फैक्ट्स के मुताबिक, यानी ये नहीं कि अन्यथा सारी लिमिटेशन लिख दें। क्वेश्चन में अगर उसने कहा हुआ ना कि फ्रॉड था, तो फिर आप फ्रॉड वाली 1-2 लिखेंगे, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, कोलिजन्स वगैरह, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये भी फ्रॉड की तरफ निशानदेही कर रही है, मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन छुपा देना, ठीक है, ये इस तरफ है, ठीक है। तो वो मटेरियल वाली तो लिखेंगे लाजमी, अदर पॉइंट्स भी लिखने हैं या कौन से लिखने हैं ये डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर और जो उसने इन्फॉर्मेशन देगा जी। कैलकुलेट करना जरूरी होता है जी, कैलकुलेट करना जरूरी होता है बिल्कुल, और ये इसके मार्क्स होते हैं, आगे चल के रिपोर्ट के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपने कैलकुलेशन करनी होगी, इसके मार्क्स होते हैं। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था,
तो कोई भी प्रॉफिट दिया हो आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करें। नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही रेट लगाया जाता है। नॉर्मली मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर ही ली जाती है, लेकिन एग्जाम में जो भी प्रॉफिट उसने दे दिया उसके ऊपर आप परसेंटेज लगा ले। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सारी, अभी नहीं। अभी तक जो समझाया वो आपको समझ आ गया, चलें अल्लाह का शुक्र अदा करें और आगे चलें। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो हम याद करते बार-बार भूल जाते सर, 10 मिनट बन के याद करते तो बताया था ना, ब्रेन्स के वो यूज करें। हाँ, नजरों की भी हिफाजत करें। आप भी उनके पीछे बैठा करें, आगे ना बैठा करें, उन्हें अपनी नजरों की हिफाजत करने में आसानी होगी। जी और कोई क्वेश्चन? बस बस जी 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 क्वेश्चन भाई स्टडी टिप में क्या लिखा है सुन लें। स्टडी टिप में जी एक्सटर्नल कंफर्मेशन में और सप्लायर स्टेटमेंट में क्या? सप्लायर स्टेटमेंट अकाउंट स्टेटमेंट भी से कहते हैं। ये वही है जो बैंक वाले मंथली बेसिस पे हमें भेजते हैं। जिस तरह बैंक में अकाउंट खुलवाए तो बैंक वाले हर महीने अकाउंट होल्डर्स को बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं ना, उसी तरह जो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं वो भी हर महीने हमें अकाउंट स्टेटमेंट भेजते हैं। हमें से मुराद क्लाइंट को, ऑडिटर को नहीं, क्लाइंट को। उसे कहते हैं अकाउंट स्टेटमेंट भी कहते हैं, सप्लायर स्टेटमेंट भी कहते हैं। असल में अकाउंट स्टेटमेंट जनरल वर्ड है। जब कभी कोई भी पार्टी जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हो वो पीरियोडिकली हर महीने हमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भेजे, उसे कहते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। अगर ये अकाउंट स्टेटमेंट बैंक की तरफ से आए तो इसे कहते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, और अगर डेटर्स या क्रेडिटर्स की तरफ से आए तो इसे कहते हैं सप्लायर्स या कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है, कंफर्मेशन लेटर अलग कंसेप्ट है। ये मेन, क्योंकि कंफर्मेशन लेटर वो लेटर है जो ऑडिटर डायरेक्टली थर्ड पार्टी से हासिल करता है, जिसमें मैनेजमेंट के हाथ नहीं लगते। याद रखे, कंफर्मेशन मंगवाया उसके मैनेजमेंट ने हाथ भी लगा लिया ना, अब मैनेजमेंट को कहते उठाओ कंफर्मेशन, तो अब हमारे किसी काम की नहीं रहे। ठीक है, दो के नहीं, तेजाब से भी दो ले, कोई देखो जला दो इसको। क्लियर हो गया? दोनों में फर्क समझ आ गया? फर्क समझ आ गया तो बताइए कंफर्मेशन और अकाउंट स्टेटमेंट दोनों में से कौन सी ज्यादा रिलायबल है? तो बताइए, अगर हमें किसी क्वेश्चन केस स्टडी में कह दे डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, जवाब नहीं आया, तो हम क्या कहें? अल्टरनेटिव प्रोसेस में क्या रिकमेंड करें कि चलो अकाउंट स्टेटमेंट ही चेक कर लो, शाबाश। उस वक्त आप ये तो नहीं पूछेंगे सर ये कंफर्मेशन लेटर में और अकाउंट स्टेटमेंट में क्या फर्क है? पक्की बात है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ पार्टनर मारेगा जी। और कोई क्वेश्चन? क्या डेटर अगर हमें अकाउंट स्टेटमेंट भेज दे वो कंफर्मेशन लेटर है? नहीं, हम उसे कहेंगे कि आप हमें कंफर्मेशन लेटर। क्यों? इसकी रीजन भी है। आपने शायद उसमें, हालांकि एक बड़ा अहम कंसेप्ट था, आपने नहीं पूछा। कंफर्मेशन अकाउंट स्टेटमेंट में सिर्फ ट्रांजैक्शंस होती है, कंफर्मेशन में हम ट्रांजैक्शंस यानी क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन भी कंफर्म करवा सकते हैं। क्या कहा? कंफर्मेशन में हम क्लोजिंग बैलेंस के अलावा जो डेटर क्रेडिटर्स बैंक के है उसके अलावा कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन भी कंफर्म करवा सकते हैं। शाबाश। मुझे बताइए, अगर डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, क्लोजिंग बैलेंस के अलावा क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा सकते हैं? कि वो कितने क्रेडिट पीरियड, कि वो कितने दिनों में पेमेंट की अरेंजमेंट हुई है। इससे हमें क्या पता चलेगा? कि पता चलेगा ओवरड्यू तो नहीं है, अगर ओवरड्यू है तो प्रीवियस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और वो डेटर बैंकरप्ट और गुड सही पहुंचे, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है किसी इनवॉइस के ऊपर। शाबाश। या राइट टू रिटर्न तो नहीं दिया, अहम चीज, ये भाई को प्राइस पहुंचाए। राइट टू रिटर्न तो ये क्यों पूछ रहे हैं डेटर को कि राइट टू रिटर्न तो नहीं दिया? हाँ शाबाश, वो सेल रिकॉर्ड नहीं हो। ये इतनी अहम बात कहां पढ़ी आपने? FAR 1 में, कि अगर डेटर को गुड सेंड की है लेकिन राइट टू रिटर्न दिया है, सेल रिकॉर्ड नहीं करनी जब तक कंफर्म ना कर दे वो। इसे क्या कहते थे? सेल ऑन रिटर्न बेसिस। शाबाश। तो डेटर, अच्छा अब बताइए, बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, और क्या क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा सकते? क्लोजिंग बैलेंस, ये टर्म्स एंड एग्रीमेंट, मिसाल के तौर पे लोन लेते हैं अगर तो उसकी टर्म्स वगैरह, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, कितने साल का लोन था, सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें रखवाई गई है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। ठीक है, तो ये नतीजा क्या निकला कि हम कंफर्मेशन में और अकाउंट स्टेटमेंट में एक फर्क क्या आया? अकाउंट स्टेटमेंट में सिर्फ नंबर्स होते हैं, कंफर्मेशन में हम क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन भी कंफर्म करवा सकते हैं। और अदर इंफॉर्मेशन की दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अच्छा आज के लेक्चर की तरफ आते हैं।
अभी क्वेश्चन मैं वैसे डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन कल के लेक्चर में कर लेंगे, लेक्चर अहम है आज का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि एंड पे ये ना मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को हम पोस्टपोन कर देते हैं, कल लेक्चर को पोस्टपोन दरमियान में नहीं छोड़ सकते हो। स्टार्ट करें। आज का लेक्चर सारा कंसेप्चुअल है। सुबह एक जगह पे आपने रटा लगाना होता है, ये कुछ पॉइंट्स है रिस्पॉन्स के, सिर्फ एक ये रट, बाकी सारे का सारा कंसेप्चुअल। तसल्ली के साथ सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। स्टार्ट करें। हमारा चैप्टर 3 चल रहा था एविडेंस के ऊपर, जिसमें हमने पहले सीखा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। एग्रीड। इसके बाद हमने चैप्टर के आगे चल के सीखा कि एविडेंस कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, प्रोसीजर परफॉर्म करके। तो पहले ये सीखा ऑडिटर के प्रोसीजर कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर सीखा, 7 तरह के। आज हम सीखने जा रहे हैं पर्पसेस ऑफ प्रोसीजर, कि इन प्रोसीजर को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इन प्रोसीजर को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया, या यूं कह ले फेजेस ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, कि जब हमने एविडेंस ऑब्टेन करना है तो किन किन फेजेस, कितने फेजेस होते हैं, ठीक है, उनमें। अच्छा अब सुनिए, पहले इसको एक कॉमन एग्जांपल के साथ कंसेप्ट को समझते हैं। भाई मुझे बताइए, अगर आपको कोई सर दर्द है तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर फौरी तौर पे आपको देखता है, फौरन कहता है भैया आपकी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं। अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेशनल जो भी होगा, जब आप उसके पास जाएंगे कोई भी मसला, वो पहले टेस्ट करेगा। अच्छा ये टेस्ट वेरी करता है, मे बी वो सिर्फ आपको कहे वहां भी मुंह खोल के वो लाइट अंदर डाले और फिर इतना टेस्टिंग हो सकता है आपको लिस्ट दे दे कि यार ये 4-5 टेस्ट करवा के लाओ लैबोरेटरी से, वो वेरी करता है। लेकिन उसका एक फेज होता है काम करने का, टेस्टिंग का, और फिर टेस्ट के रिजल्ट्स की बेस पे डिसाइड करता है मसला कम है कि ज्यादा है। मसला छोटा मोटा हो वो 2-4 गोलियां लेके कहेगा जाओ भाई खाओ, मसला बड़ा हो वो हो सकता है सर्जरी रिकमेंड करे कि भाई ऑपरेशन करवाएं। क्या टेस्टिंग के बगैर डॉक्टर को सिर्फ मेडिसिन वगैरह दे के फ्री कर देना चाहिए, या उसको सर्जरी रिकमेंड कर देनी चाहिए? नहीं, अच्छा प्रोफेशनल हमेशा पहले टेस्टिंग करेगा और फिर उसके बाद अपने डिसाइड करेगा क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। हमारे प्रोफेशन में भी इसी तरह होता है। दो बड़े फेज दो हैं, एक होता है टेस्टिंग फेज और दूसरा होता है प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना। टेस्टिंग फेज में हम क्या करते हैं, हम असेस करते हैं कि जो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें सारे एरियाज है, किस एरिया में प्रॉब्लम है किस में नहीं है, और जिसमें प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम कम है कि ज्यादा है। ये हमारा जिस तरह डॉक्टर टेस्टिंग करता है ना, उस तरह ये भी हमारी टेस्टिंग है। हम क्लाइंट के पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्कैन करते हैं, पूरे बिजनेस को स्कैन करते हैं, और उससे क्या अंदाजा लगाते हैं कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम छोटी है कौन सी प्रॉब्लम बड़ी है। फिर इसके बाद अपनी सेकंड स्टेज की तरफ जाते हैं, जो क्या होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पे प्रोसीजर ज्यादा, और जिन एरियाज में कम प्रॉब्लम है वहां पे प्रोसीजर्स कम। इसका मतलब ये हुआ हमारे जो टोटल प्रोसीजर्स होते हैं या हम जो ऑडिट करते हैं उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा है रिस्क असेसमेंट स्टेज का, जिसमें हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, और दूसरा हिस्सा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन का, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरियाज को वेरीफाई करते हैं। बताइए यहां तक बात समझ आ रही है? आज के लेक्चर में हमने इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये अभी सिर्फ ऊपर लेवल 1 पे रहना है आपने। ये एक छोटा सा सिस्टम है जिसके 3 स्टेजेस हैं, 1 2 3, ठीक है। मुझे ये बताइए एज ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना कि ये ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है। एग्रीड? इसका मतलब है इस पे तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं कि इसको वेरीफाई करना है कि नहीं, इसको वेरीफाई करना और दबा के करना है। मतलब सबसे ज्यादा प्रोसीजर तो हमारे इसी एरिया के ऊपर होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के ऊपर ही होंगे। एग्रीड? इसको तो करना ही करना है कवर। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या हम अपने काउंटिंग सिस्टम के जो बाकी के 2 एस्पेक्ट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, यानी इनपुट और प्रोसेसिंग, इनपुट, इसको इग्नोर कर दें या इसको भी हमें अपने ऑडिट में कवर करना चाहिए? कवर करना चाहिए। भाई क्यों? जब हमने इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर या इसके ऊपर ट्रांजैक्शन ओपिनियन ही नहीं देना, तो फिर इसको क्यों कवर करना चाहिए? रिस्क असेसमेंट के लिए। शाबाश। तो याद रखिए, हम अपने ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, बल्कि इंटरनल कंट्रोल और एंटिटी के ऊपर भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और इन प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? रिस्क असेस करना, ठीक है। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक जगह पे कहते हैं कसम है आपको, जिस जगह ऑडिट करने जाना है
वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बाद में जाना है, पहले ये रिस्क असेसमेंट कर लें, पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन कर लें, पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन कर लें। भाई क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसलिए कि पहले इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे तो फिर ही डिसाइड कर सकेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एरिया में। ऐसा तो नहीं डॉक्टर पहले दवाई दे दे, बाद में कई हफ्ते बाद आप टेस्ट भी करवा लें। तो भाई हफ्ता पहले तजर्बे करते रहे हो। अच्छा प्रोफेशनल की हैसियत से पहले हमें रिस्क असेसमेंट करनी है, रिस्क असेसमेंट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाना है ताकि डिसाइड, वरना अगर रिस्क असेसमेंट के बगैर जाएंगे ना तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं अगर आप रिस्क असेसमेंट के बगैर डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चले जाएंगे ना तो किसी एरिया में अंडर ऑडिटिंग कर रहे होंगे, किसी एरिया में ओवर ऑडिटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि रिस्क के बगैर जाएंगे हर एरिया में एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे। हाँ, तो जिसमें रिस्क ज्यादा है वहां पे ज्यादा होने चाहिए थे लेकिन आप एक जैसे कर रहे होंगे, अंडर ऑडिटिंग हो रही होगी, और जिसमें रिस्क कम है हो रहा है। तो इसीलिए याद रखिए हमेशा पहले रिस्क असेसमेंट फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा अब आगे चलते हैं। हमें अभी थोड़ी देर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइड पे करते हैं क्योंकि पहले ये काम करना होता है ना, पहले इसकी तरफ आते हैं। हमने ट्रांजैक्शन अंडरस्टैंड करना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, इसके इंटरनल कंट्रोल को। एग्रीड? इसीलिए मैंने एंटिटी के नीचे लिख दिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करनी है, और इंटरनल कंट्रोल के नीचे लिख दिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करना। ये दोनों लफ्ज़ समझ आ गए? तो इसका मतलब है अभी तक का हमारा कंसेप्ट यूं बना कि हम जिस जगह पे भी ऑडिट करने के लिए जाएंगे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाना है, वरना नहीं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी किस लिए और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल किस लिए? रिस्क असेस करने के लिए। शाबाश। अब मैंने यहां पे ये साबित करना है क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से रिस्क आइडेंटिफाई होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से रिस्क, मैंने इसको जस्टिफाई करना है कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। अब ये ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी में और इंटरनल कंट्रोल में क्या फर्क है, ये जरा फर्क सुनिएगा। आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, दो क्लाइंट है आपके, एक क्लाइंट आपका एसी बेचता है, एसी मैन्युफैक्चर करता है, एक क्लाइंट आपका गोल्ड में डील करता है, ज्वेलरी में। ठीक है, दोनों की नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ आ गई? एक क्या बेच रहा है? एसी, दूसरा क्या बेच रहा है? गोल्ड। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। ये क्लाइंट की इंटरनल कंट्रोल की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्लाइंट की एंटिटी की या उसकी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है। बताइए दोनों क्लाइंट में रिस्क एक जैसा है कि किसी में कम किसी में ज्यादा? हाँ, गोल्ड वाले में ज्यादा, वो चोरी होने का खतरा। क्यों? क्योंकि गोल्ड इजीली पोर्टेबल आइटम है। एसी उठा के एक दूसरे जगह जाके 10 बंदे देखेंगे आपको, गोल्ड आपने जेब में डाला निकल गए। और गोल्ड प्रीशियस आइटम है, पोर्टेबल आइटम है। इसीलिए जो इन्वेंट्री आइटम प्रीशियस होती हैं, जो पोर्टेबल होती हैं, मूवेबल होती हैं, उनमें रिस्क ऑफ थेफ्ट ज्यादा होता है। तो बताइए अब क्या नेचर ऑफ एंटिटी से, ट्रांजैक्शन ऑफ एंटिटी से रिस्क असेस होता है? बिल्कुल होता। क्लियर? अच्छा अब चलें, क्या इंटरनल कंट्रोल की से भी रिस्क असेस होता है? अब कंट्रोल की एग्जांपल सुनिए। आपके दो क्लाइंट्स हैं, दोनों फर्ज कीजिए ज्वेलरी में डील करते हैं। एक ने अपनी दुकान के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, बैकएंड पे बंदा बैठा देख रहा है ऊपर कि कोई आके कस्टमर चोरी तो नहीं कर रहा, और बाहर गार्ड भी मौजूद है। दूसरा क्लाइंट ऐसा है जिसने ना सीसीटीवी कैमरा लगाया है ना बाहर गार्ड है, सिर्फ दुकानदार मौजूद है सेल परचेज करने के लिए। ठीक है, अब देखें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वो सेम है, उसकी तरफ नहीं आपको लेके जा रहा, क्लाइंट का सिस्टम बता रहा हूं। बताइए किस क्लाइंट में रिस्क कम है, किस में ज्यादा है? जिसने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, जिसने गार्ड खड़ा किया है, उसमें रिस्क कम है, और जिसने ये कंट्रोल उसमें रिस्क। तो मुझे बताइए एग्री करते हैं कि नेचर एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी एक अलग चीज है, इससे भी रिस्क असेस होता है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक अलग चीज है, इससे भी रिस्क असेस होता है। एग्रीड? चलिए आगे चलते हैं इससे। हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल किस लिए ऑब्टेन करें? रिस्क असेसमेंट के लिए। रिस्क असेस होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से भी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से भी। क्या दोनों एक जैसे रिस्क होते हैं? नहीं, दोनों की नेचर फर्क है, तो दोनों में से जो रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है ये भी डिफरेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से जो रिस्क असेस होता है इसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से जो रिस्क असेस होता है उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से जो रिस्क असेस होता है उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से जो रिस्क असेस होता है उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क।
इनहेरेंट रिस्क के बारे में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इसको एक्सप्लेन करते हुए, वजाहत करते हुए बताते हैं कि इसका नाम इनहेरेंट, जैसे इनहेरेंट लिमिटेशन याद है? जो बाय डिफॉल्ट हर ऑडिट में मौजूद होती हैं। दुनिया का कोई भी ऑडिटर ऑडिट कर ले, चाहे पाकिस्तान का थके से थका ऑडिटर, चाहे यूएसए का बड़े से बड़ा ऑडिटर, दोनों केसेस में इनहेरेंट लिमिटेशंस दोनों को फेस करना पड़े। उसी तरह इनहेरेंट रिस्क के मुराद ऐसे रिस्क है जो हर उस ट्रांजैक्शन में मौजूद होते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन दुनिया की कोई भी कंपनी करे, चाहे वो ट्रांजैक्शन दुनिया की कोई भी कंपनी करे, अगर वो ट्रांजैक्शन है तो वो रिस्क भी होगा। इसमें मैनेजमेंट के एफिशिएंट होने या ना होने का ताल्लुक नहीं है, ये प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे अगर क्रेडिट सेल करेंगे, वो दुनिया की थकी से थकी कंपनी करे या अच्छी से अच्छी कंपनी करे, क्रेडिट सेल करेंगे, बैड डेट का रिस्क है ही है कि कुछ ना कुछ डेटर्स बैड होंगे। अब इसमें कसूर मैनेजमेंट का नहीं है, अगर बैड डेट हो जाते हैं वो नेचुरल है, ठीक है। अच्छा, आप आगे मुझे बताएं, एक दो एग्जांपल्स और आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक क्लाइंट, हाँ बिल्कुल, अगर मेडिसिन का, शाबाशी एग्जांपल दी उन्होंने, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें रिस्क है ही है क्या कि कुछ ना कुछ इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो ही जाएगी, नहीं बिकी, टाइम गुजर गया, एक्सपायरी गुजर गई, किसी काम की नहीं रही, ये इनहेरेंट रिस्क है उस बिजनेस में। इसी तरह आपका एक क्लाइंट है, वो एसेट्स खरीद रहा है, खरीद के इस्तेमाल करता है, दूसरा लीज पे एसेट लेता है, ठीक है, किसमें रिस्क ज्यादा है? लीज वाला, क्योंकि लीज की कैलकुलेशन करना मुश्किल है, उसके डिस्क्लोजर प्रिपेयर करना मुश्किल है, और वो सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान के स्टूडेंट के लिए मुश्किल है, वो दुनिया के हर अकाउंटेंट के लिए, हर मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी है, जो भी करेगा उसमें रिस्क होगा। तो ये है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क कैसे आता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग से। क्लियर? इनहेरेंट रिस्क में मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, ये ट्रांजैक्शन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अगर एग्जांपल समझ आ गई, आपने बताना है किसमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, बीए के सीए? सीए में पासिंग रेशियो कम है। अच्छा अब मुझे बताएं, सीए में अगर हम फेल होते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारा ही कसूर है, हमने नहीं पढ़ा? नहीं भाई, मेरा एक दोस्त इनहेरेंट रिस्क है सीए में, मेरा एक दोस्त था आईसीएम में, हालांकि आईसीएम में समझा जाता है निस्बतन इजी है सीए से, आईसीएम में उसने 2 साल लगाए, नहीं क्लियर कर सका, 2-3 पेपर क्लियर नहीं कर सका, एमबीए की तरफ चला गया, वहां पे यूनिवर्सिटी में टॉप किया, उसे स्कॉलरशिप मिली, उसे स्कॉलरशिप। तो क्या है, ये क्या वजह है कि इनहेरेंट रिस्क है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में इनहेरेंट रिस्क है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ने वाला नहीं है, नहीं, ये चैलेंजिंग डिग्री है। तो उसी तरह हमारे जो एरियाज ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, मुश्किल होते हैं, लीज वाला है, डेफर्ड टैक्स वाला है, रिवैल्यूएशन वाला है, एस्टिमेट्स वाला है, इनमें इनहेरेंट बाय डिफॉल्ट रिस्क होता है मिसस्टेटमेंट का, यह इनहेरेंट रिस्क। अच्छा अब आगे चलें, इनहेरेंट रिस्क का, लेकिन हमें पता है इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। अब रिस्क तो है, इनहेरेंट रिस्क सही, रिस्क तो है, इसको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा आपने सीए को सेलेक्ट किया, आपको पता है इसमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, आप इस रिस्क को मैनेज करने की, आप आईकैप का पेपर आसान नहीं कर सकते, जैसे हम इनहेरेंट रिस्क को कभी रिड्यूस नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं रिड्यूस, क्योंकि हमारा आईकैप के पेपर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप इसको एड्रेस करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? और उससे आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, केस स्टडी की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, हर रोज 2 घंटे ऑडिट पढ़ेंगे, अब वीकली टेस्ट देंगे, क्लास में कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया टीचर से पूछेंगे, वीकली रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये सारा क्या है? आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल। इसीलिए इनहेरेंट रिस्क के बाद मैनेजमेंट को पता होता है हमारे बिजनेस में, हमारी ट्रांजैक्शन में इनहेरेंट रिस्क है, उनको पता होता है, ठीक है। अब गोल्ड वाले को पता है मेरी चोरी हो सकता है गोल्ड, तो क्या करे? गोल्ड का बिजनेस छोड़ दे। एक तरीका तो ये है, एक देखे गोल्ड का बिजनेस ही छोड़ दे, चोरी नहीं होगा, लेकिन वो क्या इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ वो इंटरनल कंट्रोल, अरे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? वेरी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, वो वेरी कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल जैसे अगर हमें पता चले क्लाइंट ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे खड़े किए, हमने कहा इंटरनल कंट्रोल इसका स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। तो जब इनहेरेंट रिस्क को अकेला देखेंगे तो आपको लगेगा इनहेरेंट रिस्क हाई है, लेकिन जब इसे इंटरनल कंट्रोल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो हो सकता है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने की वजह से इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क का कंबाइंड लेवल कम हो जाए। टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने से इनहेरेंट रिस्क कम होता है, ये नहीं कह रहा। ये मुश्किल से बात समझ आती है, आपको समझ आ रही है? मैंने क्या कहा, गौर से सुने। अच्छा ये एग्री करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल के स्ट्रांग होने से गड़बड़ का चांस कम हो जाता है?
अब सेंटेंस सुनिएगा, अगर समझ आ गया तो यहां तक मेरी तपस्या सफल, उसके बाद आगे चलेंगे। सेंटेंस क्या है? हमने पहले क्लाइंट पे जाके इनहेरेंट रिस्क असेस करना है, फिर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल को असेस करना है। अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हैं तो फिर इनहेरेंट रिस्क और इंटरनल कंट्रोल का जो कंबाइंड लेवल है कम हो जाएगा। समझ आ गई? कंबाइंड लेवल समझ आ गई है? इनहेरेंट रिस्क नहीं कह रहा। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे ना तो इससे ICAP का पेपर आसान नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत के साथ, जब आप उस मेहनत के साथ ICAP का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पास होने का चांस बढ़ जाएगा। ICAP का पेपर डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट ही रहेगा, आप चाहे मेहनत करें या ना करें। लेकिन मेहनत करने से, जब आपकी मेहनत और ICAP का पेपर, जब ये दोनों मिलेंगे फिर आप पास हो जाएंगे। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कंबाइंड लेवल कम हो जाएगा। क्लियर? वापस आए, फिर हमने अपने ऑडिट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, रिस्क असेसमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। रिस्क असेसमेंट में हम 2 काम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल। इसलिए अब मैं आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं, प्रॉपर डेफिनेशन सामने रख रहा हूं। ठीक है? अच्छा, ये मुझे एक चीज बता दूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से जो रिस्क असेस होता है उसे क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से जो रिस्क असेस होता है कंट्रोल रिस्क। और इन दोनों को कंबाइन कर दें, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो जो कंबाइंड लेवल होता है उसे पता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसे क्या कहते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कुछ लोगों को आदत है इसे RMM लिखने की, हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर किसी और ने लिखा हुआ तो हम समझ लेंगे कि क्या लिखना चाह रहा है, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कंबाइंड लेवल क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट देनी है, आपने ट्रू एंड फॉल्स करना है। पहली स्टेटमेंट, कंट्रोल रिस्क डिक्रीज होने से इनहेरेंट रिस्क डिक्रीज हो जाता है। मैं हाथ उठा के बताना था, हाँ पहले इन्होंने कहा था फॉल्स, शाबाश। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब सुने, कंट्रोल रिस्क के कम होने से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाता है। अब ये 2 में टाई है। नहीं, ये दो स्टूडेंट्स में टाई है, ये एक इधर पहुंचा दे, एक इधर भाई को पहुंचा दे। हाँ, तो फिर तो मेरे पैसे बच जाने चाहिए। अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई? आगे चलें। अच्छा, अब मैं बिल्कुल स्टेटमेंट रिपीट कर दूं, फिर से सुन लें। कंट्रोल रिस्क के डिक्रीज होने से इनहेरेंट नहीं पड़ेगा, वो नहीं रहेगा, वो तो पहले से हो गया। हाँ, इन दोनों का कंबाइंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताएं, जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। मैं इंपैक्ट बोलूंगा, आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे इफेक्ट बताना क्या होगा। इनहेरेंट रिस्क इंक्रीज, इनहेरेंट रिस्क डिक्रीज, कंट्रोल रिस्क इंक्रीज, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्रीज। कंट्रोल रिस्क इंक्रीज होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्रीज होगा, और कंट्रोल रिस्क डिक्रीज होगा तो डिक्रीज ही होगा। सिंपल। यानी इन दोनों में से जो भी चीज इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज हो गए, तो आगे चलते हैं। एक डिक्रीज तो फिर मैग्नीट्यूड देखा जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमारा पहला फेज ऑडिट का होता है, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ लेके आ रहा हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हैं? हमारा जो ऑडिट होता है इसके 2 बड़े फेजेस होते हैं। एक फेज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, दूसरा भी बताना है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट एक्शन लेवल। हाँ, आपको पता है रिस्क जो हम आइडेंटिफाई करें 2 तरह के होते हैं, एक बड़े रिस्क, छोटे। ये बताया हुआ पहले कंसेप्ट। रिस्क एट बड़े वाले रिस्क, हाँ शाबाश।
रिस्क, हाँ बड़े रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल कौन से, जो बहुत से एरियाज को अफेक्ट करते हैं, और रिस्क एडजस्टमेंट लेवल जो स्पेसिफिक एरिया को इफेक्ट करते हैं। शाबाश। अच्छा अगर पता है तो बताइए, अगर सीएफओ में इंटेग्रिटी कंपिटेंस नहीं है, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और अगर किसी एक एम्प्लॉय में काउंटर, अच्छा ठीक है, अगर अच्छा अगर सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले, क्रेडिट सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले प्रूव नहीं किया जा रहा, एजर्शन लेवल। शाबाश शाबाश बट ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एजर्शन लेवल में फर्क समझ आ गया। अच्छा मुझे बताइए हमें कौन से वाले रिस्क को एड्रेस करना चाहिए? ये जी दोनों, क्या दोनों को एड्रेस करने की अप्रोच एक जैसी होगी? फर्क होगी। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, चूंकि ये जनरल लेवल का रिस्क है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत से एरियाज को, तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर, हमारा रिस्पांस भी ऐसा होना चाहिए जो एक दो एरिया के लिए नहीं है, जो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे ऑडिट को अफेक्ट करता है। जैसे आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए मोर एक्सपीरियंस टीम लेके जाएं, अब इसका इफेक्ट सिर्फ एक एरिया पे होगा, सब पे, शाबाश, सब पे होगा। अगर आप अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर दें तो ये प्रोसीजर रिस्पांस कौन सा हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए। ठीक है। अगर आप अपने प्रोसीजर में एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर दें, ये एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता क्या है? प्रिडिक्टेबल, आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो क्लाइंट प्रिडिक्ट ना कर सके। एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है जैसा आई कैप का पेपर, हाँ जो कंसेप्ट छोड़ के जाएंगे वो, ये एलिमेंट ऑफ स्टॉक टेक कर रहे थे, वो उधर भी जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे वो स्टॉक टेक में हम अगर क्लाइंट को बता देंगे सुबह किधर जाना है, वो प्रेडिक्टेबल हो गया, और अगर उसे कहे नहीं भाई सरप्राइज, तो अनप्रेडिक्टेबल। तो अब देखें एग्जांपल सुने, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का एग्जांपल, फ्रॉड। क्यों? क्योंकि फ्रॉड करने वाला नॉर्मली किसी एक एरिया में फ्रॉड नहीं करता, वो जिस एरिया पे उसका दाव लगता है फ्रॉड करता है। और नॉर्मली जब फ्रॉड करने, रिसर्च ये बताती है कि फ्रॉड करने वाला जब भी पकड़ा जाता है ना, दो बातें करता है, दोनों झूठ। पहली बात करता है नहीं, पकड़ा गया ना, पहली बात करता है मेरी जिंदगी का पहला फ्रॉड था, मैं पहले फ्रॉड में पड़ा, ऐसे नहीं, और उसने और भी फ्रॉड किए होते हैं, हाँ पकड़। और दूसरी चीज कहता है मैं अकेला ही था फ्रॉड में, नहीं, हमेशा टीम बना के करते हैं कोलिजन के। अच्छा आप सुने, कम्प्लेक्स, फिर इसका कम्प्लेक्स, कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, कंपिटेंस एंड, अच्छा ये कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट है, ये आपको रिस्क एट फाइनेंशियल, अभी आपने खुद एग्जांपल दिया। फिर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, अगर एक होता है एम्प्लॉय कंट्रोल्स को बाईपास करे, एम्प्लॉय, एक होता है मैनेजमेंट करे। एम्प्लॉय होगा ना जैसे सेल्स वाला, वो कंट्रोल को बाईपास करेगा, सेल्स वाले को ही करेगा, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल्स को बाईपास करेगी, क्योंकि सारे इंटरनल कंट्रोल्स की डिजाइन इंप्लीमेंटेशन रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, किसका मतलब क्या भला? मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास कर रही है, ये रिस्क एट फाइनेंशियल। और गोइंग कंसर्न, आपको पता है गोइंग कंसर्न आपने पढ़ा हुआ है, वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे, उससे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल जाती है। जब गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट होता, पता है ना आपको, सारी फाइनेंशियल, कौन सी, क्या उसको क्या कहते हैं बेसिस को? हाँ लिक्विडेशन बेसिस कहते हैं उसको, जिस पे फिर फाइनेंशियल, या ब्रेकअप वैल्यू बेसिस कहते हैं, या लिक्विड, हाँ बिल्कुल। तो ये एग्जांपल है किसकी? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की। फ्रॉड, कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, गोइंग कंसर्न इशू। अगर रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो, एड्रेस कैसे करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर दें, ज्यादा प्लानिंग करें, ज्यादा सुपरविजन एंड रिव्यू करें टीम का। अब सुपरविजन रिव्यू ज्यादा होगा, एक एरिया का होगा, वो तो जो बंदा रिव्यू करने आएगा सारे एरिया ओवरऑल करेगा। मोर एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइज्ड स्टाफ को लेके जाएं, मोर एक्सपीरियंस स्पेशलाइज्ड स्टाफ। अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करें, प्रोसीजर ईयर एंड के दरमियान में, ये ड्यूरिंग द ईयर के बजाय ईयर एंड में परफॉर्म करें। हाँ, इसलिए कि मैनेजमेंट ने ज्यादातर फ्रॉड एंड पे किए होते हैं टारगेट पूरे करने के लिए, इसीलिए हमारा फोकस, अगर रिस्क ज्यादा हो, हमारा फोकस ड्यूरिंग द ईयर के बजाय ईयर एंड पे ज्यादा हो जाता है। मोर रिलायबल एविडेंस ऑब्टेन करें, यानी इंटरनल की बजाय, क्योंकि इंटरनल पे तो रिस्क है। मटेरियलिटी लेवल कम कर दें, अच्छा एक लाइन में बोल रहा हूं, आपने इसके ऊपर सोचना नहीं, इसको मान लेना है कि सच चाहिए। रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, रिस्क और मटेरियलिटी का
तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मटीरियलिटी कम है तो रिस्क क्या होगा, तो इसका मतलब है हमने मटीरियलिटी कम कर दिया, रिस्क ज्यादा तो प्रोसीजर ज्यादा होंगे। ये है रटे वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपको रिस्क आगे चलने से पहले तसल्ली करना चाहता हूँ, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट एसेशन लेवल में फर्क समझ आ गया? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल समझ आ गई? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एड्रेस कैसे करना है, रिस्पॉन्स क्या होगा, समझ आ गया? आगे चलें। रिस्क एट असर्शन लेवल, असर्शन लेवल का अब देखें, प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री रिस्क है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सिर्फ इन्वेंट्री में? असर्शन लेवल। अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रहे होंगे कि सारे एरियाज को? इन्वेंट्री को, सिर्फ इंडिविजुअल एरिया को। कंप्लेक्स एंड नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जो भी होगी, कोई एक एग्जांपल बता दे। लीज, अगर क्लाइंट लीज में की ट्रांजैक्शन कर रहा है तो जो गलती का रिस्क होगा वो सिर्फ लीज की ट्रांजैक्शन में होगा ना, वो रूटीन की सेल्स की ट्रांजैक्शन में तो नहीं होगा। लार्ज सेल ट्रांजैक्शन एट, ये रेंट पे बड़ी बड़ी सेल ट्रांजैक्शन है तो हमारा रिस्क सेल्स में है ना, इसकी वजह से जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे सेल्स को ही हिट करेंगे ना, बाकी एरियाज को तो हिट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है असर्शन रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत से एरियाज को अफेक्ट करता है, उसके लिए प्रोसीजर भी जनरलाइज्ड नेचर के होने चाहिए ओवरऑल। और रिस्क एट असर्शन लेवल स्पेसिफिक एरिया को अफेक्ट कर रहा होता है, उसके लिए प्रोसीजर भी स्पेसिफिक होने चाहिए। वो होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये क्या, ये मैं अभी बताता हूँ। टेस्ट, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अभी तक के लेक्चर की समरी आपके सामने रख रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट ऑफ बिल्ड आ रहे होंगे एग्जाम। ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट दो बड़े हिस्सों में डिवाइडेड होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एक और, वो मैं नाम नहीं ले रहा अभी, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, अभी नाम नहीं ले रहा। लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अच्छा लेवल। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब ये एरिया तो चले निमट गया, इधर आ जाए। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग हमने ऑब्टेन करनी होती है, पक्की बात है। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग जब लेंगे तो यहां तो पता चलेगा कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक है। अच्छा, किसी जगह ऑडिट करने के लिए गए, क्लाइंट से पूछा, हाँ भाई हर मंथ एंड पे स्टॉक काउंट करते हो? वो कहेगा करते हैं। कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है? और कहेगा नहीं करते। आपने पूछा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो? एक ने कहा बनाते हैं, एक ने कहा नहीं बनाते। आपने कहा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट करती है? एक ने कहा हाँ, एक ने कहा नहीं। आपने कहा हर ट्रांजैक्शन से पहले अप्रूवल होती है? एक ने कहा हाँ, एक ने कहा नहीं। हाँ वाला स्ट्रांग, वीक वाला नहीं। कंट्रोल पता चल गया कब स्ट्रांग और कब वीक। अगर कंट्रोल्स वीक हैं हमारा कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगा, और अगर कंट्रोल स्ट्रांग है कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। भाई ये बात समझ आती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे, या तो पता चलेगा कंट्रोल स्ट्रांग है या पता चलेगा वीक है। अगर कंट्रोल स्ट्रांग है कंट्रोल रिस्क कम, और अगर कंट्रोल्स वीक हैं ज्यादा। यहां तक साथ है, आगे चले। अगर कंट्रोल स्ट्रांग है, अच्छा मुझे ये बताइए, आपने क्लाइंट से ज्वेलरी की दुकान पे गए, क्लाइंट से पूछा हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल, मैं कहा सर वो सीसीटीवी कैमरा। आपने कहा कंट्रोल, देखा सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, आपने कहा कंट्रोल स्ट्रांग और कंट्रोल रिस्क कम कर दिया। अब जरा सोचते जाए, अगर ऑडिटर की आगे हाँ बिल्कुल आत्मा, ऑडिटर की आत्मा आपके अंदर जन्म ले चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो आप मुझे बता सकेंगे। मैंने क्लाइंट से पूछने का सर ये देखें सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, मेरी असेसमेंट क्या है? कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल रिस्क कम तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर कम। मैंने प्रोसीजर कम परफॉर्म किए और बाद में पता चला फ्रॉड था। शाबाश शाबाश। क्या क्यों फ्रॉड था? सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहे थे। मैंने ये तो देखा था सीसीटीवी कैमरा एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहे हैं कि नहीं ये तो देखा ही नहीं। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जब कभी कंट्रोल स्ट्रांग हो, आपकी असेसमेंट क्या है? जब कभी क्लाइंट आपको बताए कंट्रोल स्ट्रांग है, आपने उसके ऊपर इतबार नहीं करना जब तक के टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म ना कर लें।
इसीलिए अगर क्लाइंट के कंट्रोल स्ट्रांग हो तो हमें अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ एक और काम भी करना पड़ता है। वो क्या? टेस्ट। अच्छा, ये बहुत अहम कंसेप्ट है। अगर आप मुझे 3-4 मिनट आज के क्लास के टाइम में एक्स्ट्रा दे दें तो मैं एक केस स्टडी भी लिंक कर दूं। इसे केस स्टडी एग्जांपल नहीं दूंगा, ये समझा रहा हूं। स्टूडेंट कहने लगा, सर आपने कहा कंट्रोल वीक होगा तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करने, कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो फिर टेस्ट करने हैं। ये बात समझ नहीं आई। हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं जब वीक होते हैं ना, फिर हमारे टेस्ट होते हैं। स्ट्रांग हो तो फिर हमारे टेस्ट नहीं होते। तो आपने मिसाल दिए थे, तो यहाँ पे तो उलट साहब है कंट्रोल। हाँ, अब एग्जांपल सुने, एग्जांपल सुने। यहाँ पे क्लासिक एग्जांपल, फर्ज कीजिए हम किसी दुकानदार के पास शीशे का ग्लास लेने के लिए गए। हमने उससे पूछा, बाइंग डिसीजन करने से पहले उससे पूछा, हाँ भाई स्ट्रांग है कि वीक है। अब मुझे बताएं, अगर वो कहे ग्लास जो है ये वीक है, वीक है, ये तो नहीं कहेंगे टेस्ट कर लें। वो कहेगा भाई कह रहा हूं वीक है, टूट जाएगा, नाजुक है तो टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर कहे हाँ स्ट्रांग है करेंगे ना। हाँ, तो अब खुद मुझे बताएं कि अगर क्लाइंट हम क्लाइंट से पूछे सीसीटीवी कैमरा, वो कहे नहीं है, हम कहे अच्छा चेक करते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो 1 लगाएगा। वो कहा जब है ही नहीं तो चेक क्या करना है। हाँ, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल वीक है, नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल स्ट्रांग है, यस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल वीक है, नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल स्ट्रांग है, यस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल वीक है, नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रांग है। अब सुनिए, आगे चल के केस स्टडी आएगी, उसमें आप ये जो याद करवाए ना भूल जाएंगे। उसमें उसने क्लाइंट का सिस्टम बताया होगा जिसमें कुछ कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे, और वो कह रहा होगा 2 रिक्वायरमेंट होगी। पहली रिक्वायरमेंट वीक रिकमेंडेशन दीजिए मैनेजमेंट को, और दूसरी रिक्वायरमेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करें। आप क्या कर रहे होंगे, जो स्ट्रांग कंट्रोल है उनकी रिकमेंडेशन दे रहे होंगे, और जो वीक कंट्रोल हैं उनमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे होंगे। केस स्टडी गलत। उस केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का सबसे बड़ा असूल ही यही है कि आपको ये कंसेप्ट बताओ कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है ना, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि मैनेजमेंट को बता देना, और अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है। भाई ये बात समझ आई कि नहीं? आगे आखिरी बात, अभी तो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वाला एरिया कवर कर लिया। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? आपने कहा प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एट असर्शन लेवल। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल कैसे एड्रेस करना है, असर्शन लेवल की एग्जांपल कैसे एड्रेस करना है। अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करना, फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करने हैं कंफर्म करने के लिए। अच्छा, अब ये सारा काम कर, अब क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई। सिंपल। अब देखें रिस्क असेसमेंट हो गई, अब आपको फायदा क्या हो गया रिस्क असेसमेंट करने? आपको पता चल गया किस एरिया पे रिस्क ज्यादा है, किस एरिया, हाँ जिस एरिया पे रिस्क ज्यादा है वहां पे प्रोसीजर, जिस एरिया पे रिस्क कम है प्रोसीजर। अच्छा मुझे बताइए, इंटरनल कंट्रोल्स को, अब गौर से सुनिएगा, इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड, एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए जो प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए टेस्ट ऑफ, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। शाबाश। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर उन प्रोसीजर्स को कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर उन प्रोसीजर्स को कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, हमारे प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा प्रोसीजर जो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि असल मकसद यही है। लेकिन याद रखें, इन प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को कहा जाता है ड्राइविंग फोर्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्योंकि परफॉर्म यही करना है। लेकिन रिस्क असेसमेंट बताएंगे कहां पे ज्यादा कहां पे कम, हेल्प करते हैं वो डिसाइड, इनकी एक्सटेंट डिसाइड करने में कहां ज्यादा कहां कम। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है प्रोसीजर टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, और ये आगे क्या लिखा है कि कंसीडरिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड टू कंसीडरिंग इन कंसीडरिंग, यानी इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल इसको कंसीडर करके फिर ये जाहिर किए जाएंगे। इसके बगैर डायरेक्ट नहीं आना, उसने कसम दी हुई है हमें, डायरेक्ट नहीं आना, डायरेक्ट पहले रिस्क असेसमेंट फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, इनहेरेंट रिस्क में, अगर इनहेरेंट रिस्क में प्रॉब्लम है
किसका कसूर है? किसी का भी नहीं। शाबाश। अगर इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है और अगर ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए सब्सटेंटिव प्रोसीजर सही नहीं परफॉर्म किए, किसका रिस्क है? ऑडिटर का। इस रिस्क को पता क्या कहते हैं? डिडक्शन रिस्क। डिडक्शन रिस्क। हमने टीम को भेजा बजट देके, प्रैक्टिकल एग्जांपल, टीम को भेजा बजट देके महीने का, ये सियालकोट वाली ब्रांच को ऑडिट करके आओ। टीम ने घर बैठ के सारा डाटा सियालकोट से मंगवाया, बजट आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, टिक्कू ऑडिट करके, टिक्कू ऑडिट करके टिक लगा के, बाद में पता चला उधर ब्रांच में फ्रॉड था। अब ये क्या इनहेरेंट रिस्क है? क्या कंट्रोल रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क है। अगर हाँ डिटेक्शन रिस्क है। डिटेक्शन रिस्क में मसला आ जाता है। डिटेक्शन रिस्क में फिर हम ये कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि रीजनेबल एश्योरेंस, इनहेरेंट लिमिटेशन, यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाता है हमारा। ठीक है, बहरहाल चलें इसको बाद में देखें। अब देखें मैंने आपको बड़ी आज हमने क्या सीखा? क्विक रिवीजन, 2 मिनट में क्विक रिवीजन। आज हमने बेसिकली सीखा ये कि जो पूरा ऑडिट होता है हमारा, उसके 2 बड़े फेजेस क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। एग्जांपल्स और रिस्पांस सीख लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी इसको रटा जरूर लगा लीजिएगा, रटा ये काम आएगा आगे, एक चैप्टर में यूज होता है। आगे चलें, ठहर जाए। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, और मैंने आपको तीन रिस्क बताए। 2 रिस्क जरा डिटेल में एक्सप्लेन किए होल के एग्जांपल के साथ, एक को हल्का फुल्का बताया। हाँ डिटेक्शन रिस्क हल्का फुल्का, बस आपको अंदाजा दे दिया कि ऑडिटर की गड़बड़ की वजह से जो, और इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क मैंने थोड़ा एग्जांपल। लेकिन बेफिक्र रहें, ये सारा अभी हमारा टॉपिक आना है, पूरा चैप्टर है। शाबाश। रिस्क असेसमेंट पे पूरा चैप्टर है, कंट्रोल्स पे पूरा चैप्टर है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे पूरा चैप्टर है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा अहम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। थोड़े प्रोसीजर अगर आप पढ़े ना, कल का लेक्चर भी आपने लिया है, तो आपकी बेस डेवलप हो रही है। आपको इसका एहसास नहीं, मैंने हिसाब किताब रखा हुआ है कि किस तरीके से किस कंसेप्ट को लेकर चलना है। बेस डेवलप हो रही है, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी सब्सटेंटिव प्रोसीजर तक पहुंचते। बस जो काम कह रहा हूँ रोज का, वो आपने काम कर लेना है। आज का लेक्चर कंसेप्चुअल था, सिर्फ ये रटे वाला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्पांस। आपने इसको कंसेप्चुअली ही लेके चलना है और समझना है। आज भी घर जाके रात को और कल भी 1-2 दफा इस लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, हाँ पढ़े, कंसेप्ट बिल्ड करें इसका। ठीक है, ये कंसेप्ट आगे चल के आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।